और आज हम केमिस्ट्री का एक नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ओके, तो हमारे चैप्टर का हेडिंग क्या है? आज की क्लास में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ये भी मोल कंसेप्ट की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा होने वाला है। ठीक है, जब हम केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी मॉलिक्यूल में ये देखें कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से केमिकल रिएक्शन करके किस तरह से कंपाउंड बना रहा है तो हम उसके इक्विवेलेंट पर फोकस करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि कौन सा एक मेटल कितने बाय पार्ट नॉन मेटल से रिएक्शन कर रहा है, और यही हमारे पास एक इंट्रोडक्शन बन जाता है इक्विवेलेंट कंसेप्ट का। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले डिफरेंस इन मोल कंसेप्ट एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट, अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करूं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मोल कंसेप्ट एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप जो है इसके जो सिमिलरिटीज़ हैं उनको भी आराम से समझ पाएंगे। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं मोल कंसेप्ट की, स्टूडेंट अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मोल कंसेप्ट में हम लोग जो प्रॉपर्टी या जो चीज़ कैलकुलेट कर रहे थे वो है नंबर ऑफ मोल्स। जो भी सब्सटेंस अवेलेबल है रिएक्शन में, चाहे वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, हम उसके मोल्स ही कैलकुलेट कर रहे थे, यस और नो। और यही चीज़ जब हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट में आ जाते हैं, जब हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट के रिलेटेड बात करते हैं तो हम जो चीज़ कैलकुलेट करेंगे वो होगी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। यहाँ पर हम मोल्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, सेकंड डिफरेंस हमारे पास में ये हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं कि हम मोल्स, किसी भी सब्सटेंस का मोल निकालने के लिए क्या उसका मोलर मास यूज कर रहे थे? बिल्कुल, वी यूज मोलर मास। Why we use molar mass? To calculate moles। अगर आपको याद हो, to calculate moles हम कैसे निकाल रहे थे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोल्स निकालने के लिए हम मोलर मास यूज कर रहे हैं। अगर हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे, वी यूज इक्विवेलेंट मास। हम क्या यूज करेंगे? हम इक्विवेलेंट मास यूज करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, एक बात बताइए, क्या मोल कंसेप्ट में स्टोइकियोमेट्री लगाने के लिए या मोल को समझने के लिए रिएक्शन का बैलेंस होना ज़रूरी है? बिल्कुल। तो हम मोल कंसेप्ट में बात कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड। जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी बैलेंसिंग होना ज़रूरी है मोल कंसेप्ट में। लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट में बात करते हैं, सो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो तो रिएक्शन हमारी बैलेंस ही हो। क्लियर? अब जो फोर्थ डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस हमारे पास में आ जाता है, वो है कि ये है इक्विवेलेंट कंसेप्ट की तरफ से, ये फोर्थ डिफरेंस है हमारे पास एन फैक्टर। इसे हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, इज नॉट रिक्वायर्ड। जब आप मोल कंसेप्ट की बात कर रहे थे तो हमने पूरे ही टॉपिक में या तो वैलेंसी फैक्टर और इसी को ही हम एन फैक्टर कह देते हैं, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है। लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे एन फैक्टर कह लीजिए या आप वैलेंसी फैक्टर भी कह लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है।
सो हम ये कहेंगे कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट में एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर का होना जरूरी है। स्टूडेंट, अभी तक हमने बात की है कि जो मोल कंसेप्ट हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने क्या क्या देखा और उसके रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हमें क्या क्या चीजें जरूरी रहेंगी। मैं ये समझ रहा हूं कि शायद आपके लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है ये जानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये जानना मुश्किल हो रहा है, और एन फैक्टर क्या है। स्टूडेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है जब हम इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट सब्सटेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो जब हमें एन फैक्टर समझ में आएगा तब हम कैलकुलेट कर पाएंगे इक्विवेलेंट मास। अगर आपको इक्विवेलेंट मास समझ में आएगा तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ओके, तो वन बाय वन एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के बारे में, स्टूडेंट सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट टर्म जो हम इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है इक्विवेलेंट मास। अगर आपको याद हो, मोल्स निकालने के नहीं, सॉरी, हम लोग इक्विवेलेंट मास नहीं, हम लोग लेंगे इक्विवेलेंट ओनली। हम जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो है इक्विवेलेंट। देखो, जब हम मोल्स कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने क्या किया था, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो हम ये कंपैरिजन देख के समझ गए कि मोलर मास का रिप्लेसमेंट होगा हमारा इक्विवेलेंट मास से। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये हो जाएगा गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस का मास आपको दिया गया है इसे अगर हम डिवाइड कर देते हैं इक्विवेलेंट मास से, अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट मास से तो हमारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाते हैं। जो फर्स्ट हमें टर्मिनोलॉजी चाहिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट में वो हमारे पास आ जाएगी। इज दिस क्लियर? अच्छा, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो सेकंड देखो, यहां पर अभी हमने देखा कि हमें इक्विवेलेंट मास क्या होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सेकंड जो टर्मिनोलॉजी हम यहां पर पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है इक्विवेलेंट मास। अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट क्या मास क्या हो सकता है, तो इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का हो जाएगा हमारे पास में उसका मोलर मास, या तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप ले सकते हो। ये हो जाएगा हमारे पास मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर आप कह सकते हो, या इसे ही आप वैलेंसी फैक्टर भी कह सकते हो। क्लियर है? किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, उसका मोलर मास डिवाइड बाय आइदर एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, बोथ आर द सेम। ये चीज हम यहां पर देख रहे हैं। क्लियर? अब हमारे पास नई चीज आ गई, सर ये वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, ये एन फैक्टर क्या हो जाता है। चलिए, तो जो थर्ड और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं वो हमारा एन फैक्टर ही है, जिसे हम वैलेंसी फैक्टर भी कह देते हैं। अब स्टूडेंट, आप ये बात जानते हो केमिकल रिएक्शन में या तो कोई एटम पार्ट ले रहा होगा या कोई सॉल्ट पार्ट ले रहा होगा, कोई एसिड भी हो सकता है, कोई बेस भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह का मॉलिक्यूल है, उस बिहाफ पर ही हमारा एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर जस्टिफाई किया जाता है। क्या होगा, देखिए वन बाय वन बात करते हैं। अगर हमारा पार्टिकल एलिमेंट है, अगर हमारा पार्टिकल एलिमेंट है तो इसका एन फैक्टर जो है वो उसकी वैलेंसी ही हो जाएगी। चलिए हम टेबल की फॉर्म में इसे लिख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पार्टिकल की, पार्टिकल का नेचर क्या है और उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा। वन बाय वन अगर हम इसके बारे में बात करें, सबसे पहले हमने बात किया कि पार्टिकल जो है वो हमारा एटम है। अगर पार्टिकल हमारा एटम है तो उसका एन फैक्टर उस एटम की वैलेंसी ही हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, अगर पार्टिकल हमारा एसिड है तो पार्टिकल अगर हमारा एसिड है तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, रिप्लेसेबल H+ आयन इन वन मॉलिक्यूल। एसिड के
एक मॉलिक्यूल में रिप्लेस करने के लिए कितने H+ आयन अवेलेबल हैं, वही उस एसिड का n फैक्टर हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं बेस के बारे में, तो बेस क्या होगा, बेस का n फैक्टर क्या होगा, इट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने रिप्लेसेबल OH- आयन अवेलेबल है, वो उस बेस का n फैक्टर बन जाएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में, स्टूडेंट कई बार सब्सटेंस आपको सॉल्ट की फॉर्म में भी मिल सकता है, तो सॉल्ट का n फैक्टर क्या होगा, इट इज आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज, उस सॉल्ट के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना अवेलेबल है, और टोटल नेगेटिव चार्ज। या तो आप सॉल्ट का टोटल पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए या टोटल नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपका n फैक्टर बन जाएगा। इज दिस क्लियर? चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, लेकिन कई बार हमारे पास इस तरह के सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं, अगर हमारे पास रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या कोई सब्सटेंस रेडॉक्स बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसमें हमारे पास n फैक्टर क्या आएगा, उसका n फैक्टर हो जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी भी सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही उस रेडॉक्स कंपाउंड के लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका n फैक्टर बन जाएगा। क्लियर? चलिए अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो हम 1 बाय 1 एग्जांपल लेकर के चलते हैं। 1 बाय 1 एग्जांपल लेकर के चलते हैं जो मैंने आप लोगों को वहां पर समझाया है। जैसे कि मेरे पास एटम है Na, लिथियम हो गया, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। स्टूडेंट आप ये बात जानते हो, ये सारे के सारे एल्काली मेटल्स हैं, इनकी वैलेंसी 1 होती है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं जैसे एसिड है HCl के बारे में, या हम बात करते हैं HBr के बारे में, या हम बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड के बारे में, हम बात कर रहे हैं फॉर्मिक एसिड के बारे में, एक्सेट्रा। स्टूडेंट आप ये बात जानते हो, जितने भी एसिड हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन सब के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम ऐसा है जो रिप्लेसेबल है, तो इनका वैलेंसी, इनका n फैक्टर भी 1 हो जाएगा। हो गया? 1 हो गया। चलिए दूसरा हम बात कर लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, या हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बारे में, या हम बात कर रहे हैं कार्बोनिक एसिड के बारे में, ETC एक्स्ट्रा, या हम बात कर रहे हैं बहुत सारे एसिड होते हैं, इनके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं 2 इनकी बेस, इनका n फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल से 3 H+ आयन रिलीज हो सकते हैं। चलिए जैसे कि मैंने बात की है आपसे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, एक्सेट्रा। आप ये देखोगे इन सारे बेस के मॉलिक्यूल में एक ही OH आयन रिप्लेसेबल है, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 OH- आयन रिप्लेस हो सकते हैं, तो n फैक्टर हो जाएगा 2। अब जैसे कि मेरे पास एक सॉल्ट अवेलेबल है, सॉल्ट जैसे हम लोगों ने ले लिया फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। मॉलिक्यूल है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका n फैक्टर क्या होगा, तो हमने सॉल्ट के लिए क्या लिखा है, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट अगर ये आयोनाइज होगा तो ये बनता है Na+, H+ और CO3 -2। अगर मैं टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट करूं तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक, अगर टोटल नेगेटिव चार्ज काउंट करें तो वो भी 2 हो जाएगा, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। आई थिंक आप लोगों को एटम, एसिड, बेस और सॉल्ट का n फैक्टर कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जानकारी मिल गई है। लेकिन इस पूरे एक्सप्लेनेशन में आपके लिए जो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है वो है ऑक्सीडेशन नंबर।
क्लियर? ये एक नई टर्म हमने यहाँ पर कॉइन की है, यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है। ये क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो भी कंटेंट आपके लिए बोर्ड पर लिखा गया है उसको आराम से एक बार देखिएगा। हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट के लिए हमें चाहिए इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हमारा क्या हो जाएगा? मोलर मास डिवाइड बाय आइदर एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, बोथ आर द सेम। अब अगर हम बात करें एन फैक्टर क्या होता है, उसको कैलकुलेट करने के हम लोगों ने कुछ मेथड यहां पर पढ़े, लेकिन एन फैक्टर कैलकुलेट करने में भी हमें ऑक्सीडेशन एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया और इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो यहां पर हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज ऑक्सीडेशन नंबर। नई जो टर्म हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो टर्म हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो डेफिनेशन ये है, इट इज एन इमेजिनरी चार्ज, इट इज एन इमेजिनरी चार्ज occur on an atom when it goes from elemental state to combined state. Combined state. देखिए, what is oxidation number? It is an imaginary charge occur on an atom when it goes from elemental state to combined state. आप ये बात जानते हो कि कोई भी एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, या तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनेगा या वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा। अगर कोई एटम एलिमेंट की फॉर्म में है या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है तो उस पर कोई चार्ज अकर नहीं होगा, लेकिन अगर वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा देन डेफिनेटली उस पर कोई एक इमेजिनरी चार्ज जनरेट होगा। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। स्टूडेंट, मेरे पास एक HCl है, मेरे पास एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज HCl। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक फॉर्म में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक है। ये रहा मेरे पास हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में। क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसने हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लिया, इससे क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों ही एटम स्टेबल हो गए तो मॉलिक्यूल भी स्टेबल है। ये रिप्रेजेंटेशन हमारा कहलाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। किसी भी मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट करना कहलाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट, अगर मैं देखो यहां पर हाइड्रोजन जो है क्या वो दूसरे हाइड्रोजन एटम से ही कनेक्टेड है? नहीं, वो क्लोरीन से कनेक्टेड है। इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन जो है वो भी कंबाइंड स्टेट में है, क्लोरीन जो है वो भी कंबाइंड स्टेट में है, और ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है ये एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि ये जो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से कर रहा है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल कौन से होंगे? जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इज दिस क्लियर? व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड इस तरह से बने कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का है, लेकिन राइट दोनों पर बराबर है, तो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं। जिन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है उन्हें कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है, और ये हमारे पास में हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर HCl का। बट
स्टूडेंट, आई थिंक पेरियोडिक टेबल में आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा जिसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी, it is a tendency to attract covalently bonded इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, अगर कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और उसके बाद भी उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, तो इस टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जब ये HCl का फॉर्मेशन होगा जहां पर ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से, और ये जो बॉन्ड बनेगा ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों के सेंटर में ना रह करके, देखो शेयरिंग का रूल ये होता है कि जो चीज है वो बराबर बराबर दोनों के बीच में रख दी जाए, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चला जाएगा, ठीक। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग क्लोरीन की तरफ ज्यादा हो गई है तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से क्लोरीन पर एक पार्शियल चार्ज आ जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और उसी के अपोजिट हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, बट ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से क्लोरीन पर एक इमेजिनरी चार्ज आ गया है। ये रियल चार्ज नहीं है, और ये जो चार्ज आता है किसी भी एटम पर, इसे ही हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन क्या होता है वो समझ में आ गया। ये हमेशा तब होगा जब कोई एटम एलिमेंटल स्टेट से कंपाउंड स्टेट में जाता है, और वो भी कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड स्टेज में। क्लियर? चलिए, मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम समझ रहे हैं कि एक्चुअल में ये चार्ज जनरेट, ये इमेजिनरी चार्ज जनरेट क्यों होता है, और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल का। हम कौन से मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल का। क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल? क्या H2O हमारा वाटर मॉलिक्यूल है? बिल्कुल है। अगर H2O हमारा वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, और पहला हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ये रहा। अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब ये इलेक्ट्रॉन भी अगर शेयर हो जाता है तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, एटम हमारा स्टेबल हो गया। अगर एटम हमारा स्टेबल हो जाएगा तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच में इक्वली रखा जाना चाहिए, है ना। अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के बीच में सेम रखा जाना चाहिए, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसकी वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज आएगा। ये एक इमेजिनरी चार्ज है, ये पार्शियल इमेजिनरी चार्ज है, और इस हाइड्रोजन पर भी प्लस का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसके काउंटर में ऑक्सीजन पर आया माइनस का पार्शियल चार्ज, और इसके काउंटर में ऑक्सीजन पर आया माइनस का पार्शियल चार्ज। क्या दोनों को मिलाकर के मैं -2 डेल लिख सकता हूं?
क्लियर है? तो हम ये देख रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड में भी पार्शियल इमेजिनरी चार्ज जनरेट होता है, और यही हमारे पास रीजन है ऑक्सीडेशन नंबर का। ये जो चार्ज बन रहा है यही ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ में आ गई बात सभी को? आई एम थिंकिंग, मैं ये मान रहा हूं कि आप ये ग्रैब कर पा रहे हो कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो वैसे तो कितने सारे कंपाउंड होंगे, है ना, मल्टीपल्स ऑफ कंपाउंड अवेलेबल हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एटम, कौन से एटम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है या कितना पार्शियल चार्ज बन रहा है ना? ये कंफ्यूजन वाली बात है या नहीं है स्टूडेंट? है या नहीं है? बिल्कुल है। तो क्यों ना हम कुछ रूल्स पढ़ें। हम बात कर रहे हैं कुछ रूल्स की जो हमें ये बताएंगे कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलिए, तो सबसे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन, रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए कौन कौन से रूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बन जाएगा। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, सबसे पहला रूल हमारा जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एलिमेंटल स्टेट इज 0। जब तक कोई एटम अपनी एलिमेंटल स्टेट में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन में, जब कोई एटम एलिमेंटल कंडीशन से कंपाउंड स्टेट में जाता है, अगर वो एलिमेंटल में ही है तो कोई चेंज नहीं हुआ उसके अंदर, इसका कोई इमेजिनरी चार्ज डेवलप नहीं होगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास में N2 का, एक मेरे पास में है O2 का, एक मेरे पास में है क्लोरीन, एक हमने बात की सोडियम मेटल के बारे में, एक हमने बात की आयरन मेटल के बारे में, एक हम बात कर रहे हैं सल्फर के बारे में, हम बात कर रहे हैं फॉस्फोरस के बारे में, एक्सेट्रा। देखो पहला मॉलिक्यूल क्या है, नाइट्रोजन का एक एटम है, 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन किसके साथ बना रहा है? अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ में। स्टूडेंट, ये एक एलिमेंट ही है, ये एक एलिमेंट ही है। क्यों है? क्योंकि एक एटम अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ बाउंडेड है, तो क्या कोई चार्ज डेवलप होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। समझ में आ रही है बात? दोनों ही एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। अल्टीमेटली इस पर भी चार्ज 0 और इस पर भी चार्ज 0। अगर हम बात करते हैं O2 की, एक ऑक्सीजन का एटम अपने ही जैसे दूसरे ऑक्सीजन एटम से बाउंडेड है, ठीक है, यहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्या चार्ज डेवलप होगा? नहीं होगा। इस पर भी चार्ज 0 है और इस पर भी चार्ज 0 है। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन का एक एटम दूसरे क्लोरीन एटम से बाउंडेड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम सेंटर में है, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब सोडियम के पास भी ये एटम मेटल ही है, जितने भी मेटल होते हैं एलिमेंटल स्टेट में उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही रहता है। हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो स्टूडेंट यहां पर S8 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है। इट इज अ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। अब आप ये देखिए कि ये सल्फर जो है वो सल्फर से ही बाउंडेड है, ये सल्फर भी सल्फर से ही बाउंडेड है। पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ सल्फर के एटम ही हैं, तो हर एटम पर जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा ही नहीं, अल्टीमेटली सब पर 0 चार्ज आ जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। अगर हम बात करते हैं P4 के बारे में, 4 के 4 एटम जो है वो फॉस्फोरस के ही है, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज 0। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट रूल हमारे पास में है फॉर मेटल्स। सेकेंड रूल हमारे पास में है फॉर मेटल। देखो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आते हैं,
अगर मैं बात करता हूं एल्काली मेटल्स की, व्हाट आर द एल्काली मेटल्स? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। इज दिस क्लियर? अगर हम बात करते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल के बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल के बारे में, जैसे कि हमने बात किया मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ETC, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +2। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसी भी 2 ही होती है, इनकी वैलेंसी भी 2 ही होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम के बारे में, अगर हम एल्यूमिनियम मेटल की बात करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 ही रहने वाला है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर स्टूडेंट? आप सबको क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फॉर हैलोजन। हैलोजन के केस में क्या होगा? हैलोजन के केस में अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ही होगा। इट इज ऑलवेज, बाय ऑलवेज फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि पूरी पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ही है। कितनी होती है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज 4। इट इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग ऑल द एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा जनरली। देखो मैं यहां पर जनरली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर ये एलिमेंट खुद से ज्यादा और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो जाएंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी मतलब पॉजिटिव रेंज में भी आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं, अगर मैं आपसे एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं, जैसे कि मेरे पास में है Cl2O7। स्टूडेंट ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन ये बन जाएगा +7। क्लियर? ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के कंपैरिजन में। क्लियर? चलिए अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो इसको नोट करते चलिएगा साथ के साथ। फोर्थ हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो रूल है हमारा फॉर ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन के केस में बात करता हूं, अगर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड की स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2। अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2। अगर ये पेरोक्साइड की केस फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -1। और अगर ये सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -1/2 सुपर ऑक्साइड के केस में। और एक आयन और बनाता है ऑक्सीजन, इट इज ओजोनाइड। इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा हमारे पास -1/3। इज दिस क्लियर स्टूडेंट? ये हमारे पास ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर हो गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट रूल हम यहां पर लिखते हैं, 5th रूल जो हमारे पास में है, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज 0। अगर हमारे पास में कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और उसके अंदर 2 और मोर देन 2 एटम अवेलेबल हैं तो सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आप मिला दोगे, ऐड कर दोगे, तो वो उस एटम, उस मॉलिक्यूल के चार्ज मतलब 0 के बराबर हो जाएगा।
कैसे, चलो इसको हम समझते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं H2SO4 के बारे में। स्टूडेंट, यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +1, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +6 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है यहां पर -2। अब देखो यहां पर कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये मेरे पास टोटल 2 हो गया। सल्फर कितना है, यहाँ पर सल्फर 1 है, तो ये हमारे पास में +6 हो गया। और ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल 4 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज डेवलप होगा, तो ये बन जाएगा -8। स्टूडेंट आप इसको ऐड कीजिए, इट इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये हमारे पास में हो गया कि अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसके हर एटम पर जो चार्ज बनेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा, उसका एडिशन आपके 0 के बराबर आएगा। हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास जैसे हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए हमारे पास कैल्शियम का एटम अवेलेबल है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। हमारे पास कार्बन एटम अवेलेबल है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पर +4 और हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा, -2। अब कैल्शियम कितना है, मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम एटम है, तो ये हमारे पास में हो गया +2। हमारे पास कार्बन कितना है, कार्बन भी एक ही है, ये हमारे पास हो गया +4। और हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल 3 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये हो जाएगा -6। पूरे को ऐड करो, इट इज 0। इट इज 0। तो आप लोगों को ये समझ में आ गई कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उन सबके ऑक्सीडेशन का एडिशन हमेशा 0 ही रहेगा। क्लियर? इसमें एक और रूल भी हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो देखिएगा क्या है वो रूल। एक नेक्स्ट रूल हमारे पास में ये है, इन चार्ज, 6th रूल हम इसे कहते हैं, इन पॉली एटॉमिक आयन। अगर हमारे पास कोई पॉली एटॉमिक आयन है जिसमें 1, 2 या 2 से ज्यादा एटम अवेलेबल हैं और वो चार्ज पार्टिकल है, आयन का मतलब चार्ज पार्टिकल, टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम is equal to charge of that ion। उस आयन के चार्ज के बराबर बन जाता है। देखो अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन है, आयन का मतलब वो चार्ज स्पीशीज है, तो उसके एटम के अंदर, उसके मॉलिक्यूल के अंदर, उस आयन में जितने भी एटम हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन उस पर जो चार्ज है उसके बराबर हो जाएगा। कैसे, हम इसको भी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास में एक रेडिकल अवेलेबल है, इट इज Cr2O7-2। इट इज डाइक्रोमेट आयन, इट इज डाइक्रोमेट आयन। स्टूडेंट देखो हम बात कर रहे हैं कि हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, तो हमने X मान लिया। चलो इसको, तो यहां पर हमारे पास 2 क्रोमियम है और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर X है, प्लस हमारे पास में 7 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू -2 क्योंकि एंटायर स्पीसीज का चार्ज -2 है। तो अगर मैं करता हूं 2x - 14 इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 और x हो जाएगा हमारे पास में +6। तो हमें ये पता चल गया कि क्रोमियम पर +6 का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी आयन के अंदर, पॉली एटॉमिक आयन के अंदर, हर एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का एडिशन जो है वो हमेशा उसके चार्ज के बराबर होता है। चलिए ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया जिससे हमें ये पता चले कि अगर हम किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जानते तो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। और स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट रूल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये रूल हमारा रिलेटेड है पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए।
ध्यान रखिएगा, इट इज अ सेवंथ रूल, यू कैन से इट इज अ सेवंथ रूल, इट इज फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसके लिए अगर हम बात करें, व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या होगी? तो ये रेंज हमारे पास होती है, इट इज 18 माइनस n टू, इट इज पॉजिटिव, इट इज 10 माइनस n, where n is the number of group of that element। क्लियर? हमारे पास में जो भी ग्रुप है एलिमेंट का, उसे उसकी वैल्यू हमने n अज्यूम की, और उस नंबर को अगर मैं इस रेंज में रख देता हूं तो मुझे उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने बात किया फॉर हेलोजन। अगर आप ये पता लगाना चाहते हो कि हेलोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या होती है, तो आप ये जानते हो हेलोजन के लिए ग्रुप नंबर हो जाता है 17। कितना हो जाता है ग्रुप नंबर? 17। ठीक है, तो sorry, let me correct myself, it must be n minus 10 to n minus 18। स्टूडेंट करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने पोजीशन चेंज कर दी थी। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, रेंज कितनी आ जाएगी, 70 माइनस 10 टू 17 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा, +7 टू -1। दिस इज द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हेलोजन। अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन का। स्टूडेंट नाइट्रोजन के लिए, फॉर नाइट्रोजन के लिए हम ये बात जानते हैं n इक्वल टू हो जाता है 15। तो अगर मैं यहां इस रेंज में उस वैल्यू को रख देता हूं तो हमारे पास में आ जाएगा 15 माइनस 10 टू 15 माइनस 18। इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की पूरी फैमिली जो है वो हमारे पास में +5 से लेकर के -3 तक का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। क्लियर? फॉर नाइट्रोजन फैमिली, पूरे का नाम लिख लीजिए, फॉर नाइट्रोजन फैमिली n इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास में नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज आएगी +5 टू -3। एग्जैक्ट क्लियर है आप लोगों को? अब ये कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को? तो इसके लिए भी हमारे पास में एक मेथड अवेलेबल है। जैसे कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन का कंपाउंड आ जाता है NH3, एक हमारे पास में आ जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या फिर अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड के बारे में, या हम बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में, या हम बात करते हैं नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के बारे में। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास में हो जाएगा +3। ओके, यहाँ सॉरी नॉट +3, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -3, यहाँ पर हो जाएगा +2, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा +3, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4, और यहाँ पर हो जाएगा +5। आप देख सकते हो एलिमेंट नाइट्रोजन ही है, लेकिन हर मॉलिक्यूल के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता चला जा रहा है, -3 टू +5, -3 टू +5। ये रेंज हम जस्टिफाई कर चुके हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने जाना, आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया इक्विवेलेंट कंसेप्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने इक्विवेलेंट कंसेप्ट और मोल कंसेप्ट को कैसे रिलेट किया जाता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, n फैक्टर क्या होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके बारे में जानकारी हमने ली। इसी चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।